अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था किंगडम प्रोटेस्टा। हमने उसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे और उसके क्लासिफिकेशन को समझा था, जिसमें हमने फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट को स्टार्ट किया था। इसमें बेसिकली हम पढ़ते हैं पायरोफाइटा के डायनोफ्लैजिलेट्स को, क्राइसोफाइटा के डायटम्स एंड डेस्मिड्स को और यूग्लिनोफाइटा के यूग्लिनॉइड्स को। हमने इन्हें कंपैरेटिव वे में स्टडी किया था और हमने इन तीनों के हैबिटेट्स, न्यूट्रिशन, पिगमेंट्स, रिजर्व फूड मटेरियल, इनका क्लासिफिकेशन, इनका कॉन्ट्रैक्ट, इनका वैक्यूल, इनका टाइप ऑफ न्यूक्लियस, इनका लोकोमोशन, सेल वॉल, इन सबको पढ़ा था। आइए आज हम इनका रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो इनके बारे में लिख लेते हैं, जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। एक तो स्टूडेंट्स मुझे आपको एक पॉइंट लिखवाना था। लास्ट क्लास में जब हमने पिगमेंट्स लिखे थे तो डाई एटम्स के अंदर मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, जबकि डायनोफ्लैजिलेट्स में अल्फा कैरोटीन होता है। आई थिंक मैंने कैरोटेनॉइड्स लिखवा दिया था, एक ही बात है, अल्फा कैरोटीन और यहाँ बीटा कैरोटीन होता है और जैंथोफिल्स होते हैं। जैंथोफिल्स में मैंने आपको एक नाम लिखवाया था डायएटोजैंथीन। आज एक और नाम लिख लीजिएगा आप, डायाडिनोजैंथीन। जैंथीन का मतलब ही है, ये भी कैसा है स्टूडेंट्स, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ जैंथोफिल। सो डायएटोजैंथीन तो आपने लिखा ही था, लेकिन हमें एक नाम और ऐड करना है और वो है डायडिनोजैंथीन। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंस लिखते हैं इन सभी तीनों ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अच्छा, एक पॉइंट और जो मैं आपको बताना भूल गई थी, हाँ, लेकिन एनिमल किंगडम में जब मैं यूग्लिना पढ़ाऊंगी तो आपको फिर से बताऊंगी। जब हमने लोकोमोशन इन यूग्लिना की बात की थी स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में, यूग्लिनॉइड्स, तो मैंने आपको बताया था कि इनमें फ्लैजिला होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं, जिसमें से 1 फ्लैजिला, लंबा वाला, लॉन्गर फ्लैजिला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन। यानी इसमें एक तरह का लोकोमोशन तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, विच इज फ्लैजिलर। बट इसमें एक और तरह का मूवमेंट होता है स्टूडेंट्स। कुछ यूग्लिना में क्या होता है, इनकी जो कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग, वो एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन है, पेलिकल हम जानते हैं, तो वहां पर ये फ्लैजिला के थ्रू मूव नहीं करते हैं। ये क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल, इमेजिन करो एक फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग है, वो स्क्वीज करेगी, ये अंदर घुस जाएंगे जहां से इन्हें निकलना है, फिर वो एक्सपैंड कर जाएगी, फिर स्क्वीज, फिर एक्सपैंड, स्क्वीज, एक्सपैंड। यानी वो जो पेलिकल है उसके कारण से ये मूव करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करके, और इस कारण से इनका शेप उस समय पर चेंज होता है। क्योंकि शेप चेंज हो रहा है, चेंज होने को के लिए मेटा वर्ड यूज करते हैं। जैसे जब लार्वा ऑफ फ्रॉग, टैडपोल से अडल्ट फ्रॉग बनता है तो उसे मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, क्योंकि मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल अपीयरेंस पे चेंज होता है। तो ऐसे ही इस मूवमेंट को बोलते हैं मेटाबॉली। सो यूग्लिनॉइड्स में फ्लैजिला के थ्रू तो लोकोमोशन होता ही है, साथ में शेप चेंजिंग मूवमेंट भी होता है, एंड दिस इज ड्यू टू फ्लेक्सिबल पेलिकल। हम इसकी डिटेल्स नहीं लिख रहे हैं, वो हम एनिमल किंगडम में पूरा अलग से यूग्लिनॉइड्स को पढ़ेंगे तब लिख लेंगे। सो यूग्लिनॉइड्स में डुअल टाइप का न्यूट्रिशन था, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक, अदरवाइज हेट्रोट्रॉफिक, और यूग्लिनॉइड्स में 2 तरह का ही लोकोमोशन है, फ्लैजिलर एज वेल एज मेटाबॉली। अब आइए स्टूडेंट्स हम कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लिखते हैं अबाउट, पहले डायनोफ्लैजिलेट्स, फिर डायटम्स। सो लेट मी टेल यू फर्स्ट अबाउट डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था स्टूडेंट्स कि कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स हैं जो अंधेरे में चमकते हैं, दे ग्लो इन द डार्क, और इस प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा था, bioluminescence. So some dinoflagellates show bioluminescence. Bio means living organisms है और luminescence मतलब ये ग्लो करते हैं डार्क में, और इसीलिए हमने इनको क्या क्या नाम दिए थे, किसी को याद है? इसको हमने नाइट लाइट कहा था, इसे हमने सी घोस्ट कहा था। समुद्र में आप सी में देखोगे सब तरफ अंधेरा और बीच में ये चमकते हुए, ऐसा लगता है भूत आ गए हैं। सो नाइट लाइट, सी घोस्ट, फायर एल्गी, ये सब नाम हमने इन्हें दिए थे। मैं एक डायनोफ्लैजिलेट का नाम लिखवा रही हूं जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है, एंड दैट इज नॉक्टिल्यूका। आपको रटने की भी जरूरत ही नहीं है। देखिए, नॉक्टी, नॉक्टर्नल मतलब नाइट, ये नाइट में ग्लो करेगा, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया स्टूडेंट, सीधा सीधा नाम हो गया इसका नॉक्टिल्यूका।
नाउ मैंने लास्ट क्लास में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताई थी। जिन दो डायनोफ्लैजिलेट्स का हमने डायग्राम बनाया था, एक याद है मैंने आपसे कहा था ना ये मोनी है ना ये पोनी है, ये गोनी है, गोनियोलेक्स। और दूसरा वो जिम जाता था तो हमने उसका नाम रखा था, हमने क्या रखा है, साइंटिस्ट ने रखा था जिम्नोडीनियम। याद करने का तरीका था। ये दोनों रेड डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, इनमें रेड वाला पिगमेंट ज्यादा होता है, जो रेड रिफ्लेक्ट करता है वो पिगमेंट, और ये बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो किसी किसी पानी के एरिया में जहां पर ये इतना तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे पानी के सरफेस पर यही है, तो ऐसा लगता है जैसे पानी लाल हो गया है। रेड टाइड कहते हैं इसे। ध्यान रखना, रेड सी का रेड कलर साइनोबैक्टीरिया के कारण था, ट्राइडेस्मियम एरिथ्रियम, और रेड टाइड्स जो हैं वो डायनोफ्लैजिलेट्स के कारण बनते हैं, जिम्नोडीनियम एंड गोनियोलेक्स, इनके कारण से। जैसे आप मूवीज में देखते हो ना, हम दिल दे चुके सनम, अब तो नहीं देखी होगी आपने शायद, जैसे ही वो हीरोइन रिस्ट कट करती है और पानी में हाथ डालती है तो पूरा पानी लाल लाल हो जाता है, ऐसे पूरा पानी लाल लाल हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाता है सी वाटर का, उसे कहते हैं रेड टाइड। तो आइए मैं यहां लिखती हूं, डायनोफ्लैजिलेट्स कॉज रेड टाइड। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, रेड टाइड्स। और रेड टाइड्स का क्या मतलब है, दैट इज रेड डिस्कलरेशन। वैसे तो पानी नीला दिखता है, बट यहां पर ये रेड डिस्कलरेशन ऑफ सी वाटर। दो नाम हमें रटे होने चाहिए जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वही दोनों जिनके हमने डायग्राम बनाए थे, मोनी न टोनी, ये है गोनी, गोनियोलेक्स, बार बार बोल रही हूं ताकि याद हो जाए। और दूसरा जो जिम जाता है यानी जिम्नोडीनियम। ऐसा नहीं है कि सारे डायनोफ्लैजिलेट्स ये शो करेंगे। नाउ थर्ड वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, ये जो गोनियोलेक्स है ना स्टूडेंट्स, ये कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करता है, जहरीले पदार्थ। जैसे एक टॉक्सिन है सैक्सी टॉक्सिन, ये उस पानी में रिलीज कर देगा, और उस पानी में जो मछलियां हैं या दूसरे वर्टिब्रेट्स हैं वो उस टॉक्सिन के कारण मर सकते हैं। और जो शेल फिश होती है उसमें अगर ये टॉक्सिन्स चले जाएं या वो इस गोनियोलेक्स पे फीड करे और फिर उसके अंदर ये टॉक्सिन रिलीज करे, और ऐसी शेलफिश को अगर इंसान ह्यूमन कंज्यूम कर ले, यू विल बी शॉक्ड, इंसान को पैरालिसिस तक हो सकता है, इतने खतरनाक टॉक्सिन्स होते हैं। तो आइए हम उसी के बारे में लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये सभी पॉइंट्स एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। सो गोनियोलेक्स और भी होते हैं बट हमारे कोर्स में हमें यही पढ़ना है। सो गोनियोलेक्स रिलीज टॉक्सिन्स। कौन सा टॉक्सिन है, मैं उसका नाम लिखती हूं यहां पर, सैक्सी टॉक्सिन, सैक्सी टॉक्सिन। और ये क्या कर सकता है, किल, कैन किल फिशेस एंड अदर एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स, एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स नंबर 1, यानी वाटर लाइफ, एक्वाटिक लाइफ को हार्म पहुंचा सकता है। और दूसरा, इफ सच शेलफिश, मतलब ऐसी शेलफिश जिसके अंदर ये टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड है, रिलीज्ड है, इफ सच शेलफिश इज कंज्यूम्ड बाय मैन, बाय ह्यूमन, तो ह्यूमन को क्या डिजीज हो जाती है, इट कॉज PSP यानी पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग। सो पैरालाइटिक मतलब पैरालिसिस हो जाता है, तो पैरालाइटिक शेलफिश के खाने से, क्योंकि उसके अंदर ये टॉक्सिन है और उसकी पॉइजनिंग हो गई। जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना, तो फूड पॉइजनिंग तो बड़े माइल्ड फूड पॉइजनिंग है, हालांकि डेंजरस वाली फूड पॉइजनिंग भी होती है, क्लॉस्ट्रीडियम से आपको बताया था, बट ये तो बहुत ही खतरनाक है। सो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स की, PSP किसके कारण होती है, डायनोफ्लैजिलेट्स के कारण, उससे जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। सो डायनोफ्लैजिलेट्स ऑल्सो नोन एज फायर एल्गी, नाइट लाइट, सी घोस्ट, गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं ये, और ये रेड टाइड, बायोल्यूमिनेसेंस और सैक्सी टॉक्सिन इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आइए अब हम इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पढ़ते हैं अबाउट डायएटम्स। सो मैं इसे यहां इरेज करती हूं एंड लेट्स टॉक अबाउट डायएटम्स।
हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्टूडेंट्स कि जो डाई एटम्स हैं उनकी जो सेल वॉल है उसमें बताइए क्या मिक्स होता है, ढेर सारा, बहुत सारा सिलिका। और सिलिका मैंने आपको बताया था, सिलिका के कारण, सिलिका कांच जैसा, ग्लास जैसा होता है, तो एक ट्रांसपेरेंट शेल बनाता है जो ऑलमोस्ट इनडिस्ट्रक्टिबल है। क्योंकि ऐसा सुंदर सा ट्रांसपेरेंट शेल बनाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि उस समुद्र में, उस वाटर बॉडी में ये ज्वेल्स हैं, ये पर्ल्स हैं, ये मोती हैं। तो ज्वेल्स ऑफ द सी या पर्ल्स ऑफ द सी डाई एटम्स को कहते हैं। सो नाउ लेट मी राइट हियर अबाउट डाई एटम्स या डेस्मिथ्स। हम क्राइसोफाइट्स की बात कर रहे हैं, राइट? तो मैं यहाँ पे डाई एटम्स लिख देती हूँ, पर बात एक ही है। कैसे भी क्वेश्चन आएगा, अगर वो डिवीजन के नाम दें तो वैसे आंसर लगा देना, और डाई एटम, डाइनोफ्लैजिलेट ऐसे लिखें तो वैसे आंसर लगा दीजिएगा। सो फर्स्ट पॉइंट इसमें हम लिखते हैं नोन एज ज्वेल्स और पर्ल्स ऑफ सी, और वो क्यों, वो मैंने आपको समझा दिया। हमसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। नाउ सेकंड, इनका जो सिलिका का शेल है, ट्रांसपेरेंट सिलिका शेल, वो ऑलमोस्ट इनडिस्ट्रक्टिबल है। अब क्या होगा समझना, मान लो ये एक सी है, समुद्र, ठीक है, यहां पर ये डाई एटम्स हैं, कुछ सरफेस पर हैं, कुछ नीचे हैं। अब जब ये मर जाएंगे तो इनका जो शेल है, वो जो सेल वॉल का सोप के साबुनदानी जैसा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। अंदर का जो लिविंग प्रोटोप्लाज्म है वो डेड हो जाता है। अब क्या होगा, सपोज ये एक, तो खोल जो है वो तो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, अंदर का लिविंग मैटर डिस्ट्रॉय हो गया। ऐसे ही एक और मर गया, ये एक और मर गया, ये एक और, ये एक और। तो ऐसे कर कर के ना इनके शेल के बड़े बड़े चट्टाने सी में, सी बेड पर इकट्ठी हो जाती, बड़ी बड़ी चट्टाने। इस तरह की चट्टानों को, रॉक लाइक हार्ड स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं स्टूडेंट्स डायएटोमेशियस अर्थ। हार्ड हो गई है लैंड की तरह, और डाई एटम्स की बनी हुई है, फुल ऑफ डाई एटम्स। एक्चुअली डाई एटम्स लिविंग नहीं है, ये डेड डाई एटम्स का शेल है, वो सेल वॉल है ये। सो डायएटोमेशियस अर्थ या डायएटोमाइट इसे कहते हैं। और इसका जो टेक्सचर होता है ये बड़ा रफ और ग्रिटी होता है। तो स्टूडेंट्स इसको यूज किया जाता है पॉलिशिंग में, मेटल्स वगैरह की पॉलिशिंग में, या इवन जब ऑयल्स का, सिरप्स का फिल्ट्रेशन करना होता है। इवन वाइन इंडस्ट्री में, ब्रूइंग इंडस्ट्री में, बेवरेज इंडस्ट्री में फिल्ट्रेशन में भी यूज करते हैं। रफ होते हैं, ग्रिटी होते हैं, स्मूथ से नहीं होते हैं। तो पॉलिशिंग आपने देखा होगा कभी घर में, अब तो खैर सब कुछ रेडीमेड हम लाते हैं डायरेक्ट शॉप से जाके, वरना जब घर में पहले सोफा सेट वगैरह बनता था तो एक ऐसा कागज होता था जो रफ रफ सा था, उससे वो लोग घिसते थे, रफ, तभी तो पॉलिशिंग होगी अच्छे से। और इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये हीट का बैड कंडक्टर होता है, तो इसे इंसुलेटर की तरह भी यूज करते हैं, चाहे आपके घर में, चाहे रेफ्रिजरेटर में, जहां भी इंसुलेटिंग मटेरियल लगाना है। इंसुलेटर मतलब जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो, वहां भी इसको यूज करते हैं। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हमें आने चाहिए। आइए अब हम इसी बात को लिख लेते हैं। लेट अस राइट डाउन दैट व्हाट कैन वी राइट, सिलिका शेल्स, हम ऐसे लिख देते हैं, सिलिका शेल्स ऑफ dead diatoms is indestructible. Destructible. और क्योंकि वो indestructible हैं ये सिलिका के शेल्स, इसीलिए they form huge rock like रॉक लाइक ह्यूज और बहुत हार्ड, रॉक लाइक हार्ड डिपॉजिट्स एट सी बेड, एट सी बेड, समुद्र के तल पे। और इन्हीं ह्यूज हार्ड रॉक लाइक डिपॉजिट्स, बड़ी बड़ी चट्टानों को हम कहते हैं डायएटोमेशियस, डायएटम से भरपूर। सो डायएटोमेशियस अर्थ, या इसे कहते हैं स्टूडेंट्स डायएटोमाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक और नाम होता है स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं, ये मुझे हमेशा मैं भूल जाती हूँ इसलिए मैं भी आपको देख के बता रही हूँ, इसे कीसल गुर भी बोलते हैं।
कीसल गुर। आप भी नाम ना याद रखें तो चलेगा, बट ऑप्शंस में अगर आ जाए तो पहचान लेना। ये एक नाम है जो मुझे कभी याद नहीं होता है। सो डायटोमिशियस अर्थ, डायटोमाइट या कीजल गुर इसे कहते हैं। और ये कैसी है, इसका टेक्सचर कैसा है, रफ ग्रिटी। और इसे किस में यूज करते हैं, ये क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी की लाइंस हैं, दिस इज यूज्ड इन नंबर 1 फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। एक्चुअली ब्रूइंग इंडस्ट्री बहुत सारी जगह यूज करते हैं, हम वो 2 वर्ड्स लिख रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नंबर 2 पॉलिशिंग ऑफ मेटल्स, और भी कई जगह यूज करते हैं पॉलिशिंग में। सो पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन। एंड नंबर 3 मैं यहां सी लिख देती हूं, इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल, क्योंकि ये इंसुलेशन मतलब हीट के लिए दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। नाउ इसके अलावा स्टूडेंट्स डाई एटम्स जो हैं ये वाटर पोल्यूशन को भी इंडिकेट करते हैं। अगर ये कहीं पर है इट मीन्स वहां पर पोल्यूटेड वाटर है, बिकॉज दे विल ग्रो इन पोल्यूटेड वाटर। सो लेट मी राइट हियर इनका नेक्स्ट पॉइंट दैट दे आर इंडिकेटर्स ऑफ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चंस हैं इंडिकेटर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर्स हैं। नाउ मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूं कि फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट जो है, डायनोफ्लैजिलेट्स, डाई एटम्स, यूग्लिनॉइड्स, ये टोटल बायोस्फीयर, टोटल अर्थ पे जितना भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसका 80% ये करते हैं, और उसमें से 50% ये करते हैं। यानी बायोस्फीयर में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज हो रहा है टोटल, उसका 50% ये प्रोड्यूस करते हैं। सो लेट अस राइट दिस पॉइंट दैट दे प्रोड्यूस ऑलमोस्ट, ऐसे कोई नापा नहीं है बट ऑलमोस्ट 50% ऑफ टोटल ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब फूड जो फोटोसिंथेसिस से परफॉर्म हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस, सब मिलाकर जो भी फॉर्म हो रहा है, सिंथेसाइज्ड इन बायोस्फीयर, पूरे के पूरे बायोस्फीयर में। यानी मैक्सिमम सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं ये स्टूडेंट्स, प्लांट्स तो कुछ भी नहीं है, सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। और इसीलिए हमने लिखा था कि दे आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो मैं उस पॉइंट को यहां पर ऐड नहीं कर रही हूं। सो दिस इज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डाई एटम्स। और यूग्लिनॉइड्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में लिखवा चुकी हूँ, वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि प्लांट्स की तरह उनमें सेल वॉल एब्सेंट है, प्लांट्स की तरह उनमें क्लोरोप्लास्ट है, इनमें भी है, लेकिन उनमें प्लांट्स की तरह हायर वाला क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी भी है साथ में। सो बहुत बढ़िया फोटोसिंथेसिस करते हैं लाइट की प्रेजेंस में, लाइक हायर प्लांट्स। और एनिमल्स की तरह उनमें सेल वॉल एब्सेंट है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, ये एनिमल के कैरेक्टर्स हैं। और इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट वो हेट्रोट्रॉफ्स एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं। यानी कुछ कैरेक्टर्स प्लांट के, कुछ कैरेक्टर्स एनिमल्स के, दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन इन ऑल दीज 3 ग्रुप्स। प्लीज नोट दिस डाउन। आइए स्टूडेंट्स फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के लास्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं, एंड दैट इज हाउ डू दे रिप्रोड्यूस। हमने लास्ट क्लास में बात की थी स्टूडेंट्स कि मोनेरा तक ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ था, यानी गैमीट का फॉर्मेशन, उनका फर्टिलाइजेशन, ये सब कुछ नहीं था, मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, थोड़ा बहुत जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो सकता था। सो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहली बार इन्हीं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में देखा गया था। तो आइए मैं पहले सबसे सिंपल वाला लिखवा देती हूँ, यानी यूग्लिना। सो नाउ रिप्रोडक्शन इन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स जो है स्टूडेंट्स, इनमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो इनमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ओनली एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। और ये किसके थ्रू होता है स्टूडेंट्स? बाइनरी फिजन, बाय बाइनरी फिजन, यानी 1 पेरेंट सेल विल डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स। और बाइनरी फिजन भी कैसा होता है स्टूडेंट्स? सेल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में कट होगा 2 डॉटर सेल्स में, ट्रांसवर्सली नहीं होगा। ये मैं डिटेल में आपको एनिमल किंगडम में पढ़ाऊंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये यूग्लिना है, ये इसका फ्लैजिला है, तो ये इस तरह से
सारे सब कुछ इसका डबल होगा, लाइक दिस, राइट। फिर ये जो फरोज हैं ये गहरी होगी ऐसे, और फिर इस तरह से ये 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो बेसिकली हमें क्या याद रखना है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल नहीं। ए सेक्सुअल में भी बाइनरी फिजन है, और बाइनरी फिजन भी लंबे में हो रहा है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन है। हालांकि स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं, बट उसकी डिटेल्स हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। मैं फिर से वापस बोल रही हूँ, यूग्लिनॉइड्स में आपको दोबारा तब पढ़ाऊंगी। नाउ आइए हम सेकंड पर आते हैं, एंड दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स, इनमें स्टूडेंट सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है। सो पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें भी वही सेम बाइनरी फिजन के थ्रू होगा। इनमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन भी होता है, ट्रांसवर्स भी होता है, और इवन ऑब्लिकली भी हो सकता है। बाइनरी फिजन, या उसको आप क्या कह सकते हो, सेल डिवाइड कर जाता है, यानी बाय सेल डिवीजन, जैसा एनसीईआरटी में लिखा है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नोट किया गया है काफी सारे डाइनोफ्लैजिलेट्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब गैमीट बनेगा, गैमीट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा। अब मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से लाइफ साइकिल समझा चुकी हूँ, डिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक। तो कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं उनमें गैमेटिक मियोसिस मिलता है। अब आप मुझे बताओ, गैमेटिक मियोसिस और जाइगोटिक मियोसिस को हमने क्या समझा था, देखते हैं कौन लास्ट क्लास पढ़कर आया है। हमने बात की थी कि गैमेटिक मियोसिस का मतलब गैमीट्स बनेंगे मियोसिस से, यानी गैमीट्स इसमें हैप्लॉइड होंगे, यानी कि बॉडी कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी, यानी लाइफ साइकिल कैसी होगी स्टूडेंट्स इनकी, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अडल्ट ऐसा होगा 2n, याद आ रहा है आपको, ये 2n अडल्ट है। फिर इसमें मियोसिस होगा, फिर मियोसिस से गैमीट्स बनेंगे, ये हैप्लॉइड होंगे, फिर 2 गैमीट्स फ्यूज करेंगे तो 2n जाइगोट बनेगा, और फिर ये जाइगोट ग्रो करके अडल्ट बनाएगा। यानी पूरी लाइफ साइकिल डिप्लॉइड स्टेजेस की है, सिर्फ एक गैमीट है जो हैप्लॉइड है और वो मियोसिस से बना है। तो गैमेटिक मियोसिस या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, नॉक्टिल्यूका। सॉरी, हाँ यस, नॉक्टिल्यूका। नॉक्टिल्यूका कौन सा वाला था, याद है आपको, जो बायोल्यूमिनिसेंस शो करता है, अंधेरे में चमकता है। मैंने कैसे याद किया था, NGO, N में G, नॉक्टिल्यूका में गैमेटिक मियोसिस होता है। जबकि जो जिम्नोडीनियम है या सेराशियम है, इस तरह के जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, इनमें जाइगोटिक मियोसिस होता है। मतलब जाइगोट में मियोसिस होगा, यानी अडल्ट कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। तो कैसी लाइफ साइकिल है इसकी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये अडल्ट होगा, हैप्लॉइड, इसमें माइटोसिस से बनेंगे गैमीट्स, मियोसिस से नहीं। गैमीट्स फ्यूज करेंगे, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में मियोसिस होगा ताकि फिर से हैप्लॉइड अडल्ट बन सके। इसके एग्जाम्पल्स हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। सेराशियम पे मेन क्वेश्चन आता है, वरना जो जिम जाता है यानी जिम्नोडीनियम में भी इसी तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स, और जब ये गैमीट्स बनते हैं, चाहे वो मियोसिस से बने चाहे वो माइटोसिस से बने, तो गैमीट्स कभी कभी तो बिल्कुल सिमिलर होते हैं दिखने में, मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर, शेप, साइज, या तो दोनों फ्लैजिलेटेड हैं, दोनों नॉन फ्लैजिलेटेड हैं। इसे कहते हैं आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है, या तो आइसोगैमस। आइसोगैमस का मतलब लिख लीजिएगा, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमीट्स, दिखने में एकदम सेम साइज, सेम शेप, या तो दोनों में फ्लैजिला या दोनों में नहीं फ्लैजिला, यानी आप डिफरेंस ही नहीं कर सकते कौन सा मेल गैमीट है कौन सा फीमेल गैमीट है। या इनमें होता है स्टूडेंट्स एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस का मतलब दोनों दिखने में अलग अलग होंगे, हालांकि दोनों फ्लैजिलेटेड या दोनों नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, बट दिखने में अलग अलग होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। यहां की बात अगर करें तो बिल्कुल सेम, सपोज ये ऐसे हैं, बिल्कुल सेम। यहां पे क्या होगा, एक सपोज बड़ा है और एक छोटा है, एनाइसोगैमस। एक और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स, oogamous।
oogamous जैसा हमारे में होता है, इसमें हमेशा एक बड़ा वाला जो गैमीट होगा वो फीमेल होगा और वो नॉन मोटाइल होगा और उसमें बहुत सारा रिजर्व फूड होगा, जबकि जो मेल वाला गैमीट होगा वो छोटा होगा, हमेशा मोटाइल होगा, नॉन मोटाइल भी होता है कभी कभी बट मेजरली मोटाइल होगा और उसमें कोई रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होगा। सो इससे क्लियर कट डिफरेंस होता है मेल और फीमेल गैमीट का। यहाँ भी मेल और फीमेल बन रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकली ये भी डिसिमिलर हैं, बट oogamous में तो एकदम बहुत ही मतलब फिक्स होता है कि ऐसा फीमेल बनेगा ऐसा मेल बनेगा। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एनाइसोगैमस का मतलब है मॉर्फोलॉजिकली यानी दिखने में मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स का है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ गैमीट्स, और यहां पे इसका मतलब है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमीट्स। तो दोनों ही तरह के गैमीट्स डायनोफ्लैजिलेट्स में बनते हैं, बट oogamous कंडीशन नहीं है, वो वाली कंडीशन नहीं मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट डायनोफ्लैजिलेट्स। asexual, sexual, asexual by binary fission, sexual can be by meiotic, gametic meiosis और by zygotic meiosis, यानी डिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक दोनों ही तरह के अडल्ट इसमें मिलते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि जो डाई एटम्स हैं वो हमेशा डिप्लॉयड होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होती है। तो मुझे सोचकर बताइए, अगर वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहे हैं यानी अडल्ट स्टेज में, वो डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड? डिप्लॉयड। तो बताइए उनमें मियोसिस कौन सा होगा, गैमेटिक या जाइगोटिक? गैमेटिक, क्योंकि अडल्ट डिप्लॉयड है तो गैमीट बनेंगे हैप्लॉयड यानी कि मियोसिस से। सो उनमें हमेशा गैमेटिक, मियोसिस एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है, और उनमें आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या oogamous तीनों तरह के गैमीट्स बन सकते हैं, जबकि यहां पर सिर्फ आइसो एंड एनाइसो बनते हैं और गैमेटिक, जाइगोटिक दोनों तरह के मियोसिस अलग अलग डायनोफ्लैजिलेट्स में होते हैं। इज इट क्लियर? यही कंपेयर कर दिया ताकि अब आपको ध्यान रहे। आप इसको नोट करिए और फिर हम पढ़ेंगे डाई एटम्स में रिप्रोडक्शन, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आई प्रॉमिस यू। आइए स्टूडेंट्स, अब हम डाई एटम्स में रिप्रोडक्शन को समझते हैं। एक्चुअली डाई एटम्स जो हैं ये 2 तरह के होते हैं। कुछ डाई एटम्स जो हैं उनकी जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री है। रेडियल मतलब आप किसी भी प्लेन में कट करोगे तो 2 इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे। हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, जैसे बॉल है, कोई बॉल है, उसको सेंटर से चाहे ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, कैसे भी कट करो, आपको 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे। इसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। लेकिन हम अपनी बात करें, हमें ऐसे काटा जाए, किसी को नहीं काटना, इंसान को, दुश्मन को भी नहीं काटना। एक एग्जाम्पल, एक प्लेन में काटोगे लंबे में तो 2 मिरर इमेजेस मिलेंगी, बट मान लो ऐसे कट करें तो मिरर इमेज है क्या? नहीं। 2 इक्वल हाफ्स हैं क्या? नहीं। ऐसे कट करें ऑब्लिक? नहीं। हम सिर्फ एक ही प्लेन में 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं, इसे कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। तो डाई एटम्स जो हैं वो 2 टाइप्स के हैं। डाई एटम्स, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। एक को कहते हैं स्टूडेंट्स पिन्नेट टाइप, पिन्नेट, और एक होते हैं सेंट्रिक। सेंट्रिक का मतलब है सेंटर में कहीं से भी काटोगे तो सेम 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे, यानी रेडियल सिमेट्री। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है रेडियल सिमेट्री किस टाइप में मिलती है और बायलेटरल सिमेट्री किस टाइप में मिलती है। मैंने इसको कैसे याद किया था स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बता देती हूं। ब्लड प्रेशर बीपी यानी बायलेटरल है पिन्नेट में, तो दूसरी वाली याद आई जाएगी। चलो अब इनमें रिप्रोडक्शन देखते हैं। इनमें भी सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, यानी सिर्फ यूग्लिनॉइड्स हैं जिनमें केवल एसेक्सुअल है, बाकी डायएटम, डायनोफ्लैजिलेट्स दोनों में सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों टाइप का है। तो इनमें भी दोनों टाइप का है। हम पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे एसेक्सुअल की। एसेक्सुअल अगेन वही सेल डिवीजन के थ्रू यानी बाइनरी फिजन के थ्रू, अगर फेवरेबल कंडीशंस हैं, अगर फेवरेबल कंडीशंस हैं तो बाय बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, यानी सेल डिवाइड कर जाएगा, सेल डिवीजन जिसे हम कह सकते हैं। मैं बार बार नहीं लिख रही हूं। लेकिन अगर स्टूडेंट्स अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये क्या करते हैं, देखिए। मैं एक डायएटम बनाती हूं, ये इसकी एपीथीका है, ये इसकी हाइपोथीका है, बन गई साबुनदानी।
इसके अंदर इसका ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा। तो ये सारा पूरा प्रोटोप्लाज्म, पूरा लिविंग मटेरियल अपना एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं इस तरह से पूरा, और इसके चारों तरफ एक वॉल बना लेते हैं। ये एक स्पोर बन गया और स्टैटिक पड़ा रहेगा, इसे कहते हैं स्टैटोस्पोर। सो दे फॉर्म स्टैटोस्पोर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्टैटोस्पोर किस में मिलेंगे? डायएटम्स, क्राइसोफाइट्स में। और जब फिर फेवरेबल कंडीशन आएंगी, फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न जब भी होंगी, तो फिर ये जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट कर कर ये न्यू डायएटम या न्यू डेस्मिड यानी न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेंगे। सो वन स्पोर से वन न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। ये एसेक्सुअल है, काफी इजी है क्योंकि बैक्टीरिया में भी हमने स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा था। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अभी अभी आपको बताया था मैंने, वो आइसोगैमस, एनआइसोगैमस और oogamous तीनों टाइप का मिलता है। सो लेट मी राइट हियर, आइसोगैमस मतलब दोनों गैमीट्स बिल्कुल सेम है, मेल फीमेल पहचान ही नहीं सकते। एनआइसोगैमस मतलब एक बड़ा और एक छोटा है, पर दोनों फ्लैजिलेटेड होंगे या दोनों नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे। और oogamous मतलब फीमेल वाला नॉन मोटाइल होगा, बड़ा होगा, रिजर्व फूड मटेरियल होगा, और मेल वाला मोटाइल होगा, छोटा होगा, रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होगा और बहुत सारे नंबर में होगा। और फीमेल वाला कम होते हैं नंबर में, जैसे हमारे में भी एक एग निकलता है और बहुत सारे स्पर्म्स बनते हैं। सो तीनों तरह का है। अब जो पॉइंट में, और हाँ एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑक्सोस्पोर्स बनते हैं। ऑक्सोस्पोर का मतलब है जाइगोट। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, स्पोर क्यों लिख रहे हैं? ऑक्सोस्पोर बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। ये रेस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये डायएटम्स के जाइगोट को बोलते हैं, और ये हमेशा इनमें गैमेटिक मियोसिस होगा। हमेशा किसी भी डायएटम में गैमेटिक मियोसिस होगा, गैमीट्स बनेंगे मियोसिस से, यानी जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होगा और इनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलेगी। जबकि डायनोफ्लैजिलेट्स में डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक दोनों तरह की लाइफ साइकिल्स उस ग्रुप में मिल रही थी। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया पूरा जिस्ट। अब अगर 360 आउट ऑफ 360 टारगेट करना है तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी अबाउट दिस रिप्रोडक्शन इन डायएटम्स। प्लीज नोट दिस डाउन। अब आइए स्टूडेंट्स, आप इतना भी याद करके सफिशिएंट है, लेकिन अगर और अच्छे मार्क्स सभी एग्जाम्स को टारगेट करना, इवन नीट में भी इस बेस पे क्वेश्चन आते हैं, हमें पता होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग, आइए हम समझते हैं। हम पहले बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डायएटम्स या डेस्मिड्स, एक ही बात है। डेस्मिड्स को स्टूडेंट्स गोल्डन एल्गी बोलते हैं, ध्यान रखना। डायएटम्स बाइनरी फिजन से होगा और इसमें स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, यानी माइटोटिक टाइप का है। तो आप इसे कई जगह माइटोसिस भी लिखा रहता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आप चाहे बाइनरी फिजन बोलो चाहे आप माइटोसिस बोलो, सब एक ही बात है। बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए माइटोटिक टाइप का था, वहां स्पिंडल नहीं बनते थे। देखिए क्या होगा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना, मजे आ जाएंगे। देखो, ये मैं एक पेरेंट डायएटम बनाती हूं। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सिंगल पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होगा, राइट। सपोज करिए ये एक पेरेंट है, ये इसकी एपीथीका है, ठीक है। ये इसकी, मैं पिंक कलर से हाइपोथीका बना रही हूं, और अंदर इसके ऑफ कोर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और सब साइटोप्लाज्म है। अब सबसे पहले ये थोड़ा सा ग्रो करेगा और इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा। तो जो वन न्यूक्लियस था वो ऐसे दो न्यूक्लियस बन गए। फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, तो इस तरह से ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी हो गया, ठीक है। अब ये दोनों आपस में सेपरेट हो जाएंगे। तो देखो क्या स्टोरी बनी। एक डॉटर सेल के पास अपने पेरेंट की
सिर्फ एपिथीका आई है, हाइपोथीका नहीं आई है। और एक डॉटर सेल के पास अपने पेरेंट की सिर्फ हाइपोथीका आई है, एपिथीका नहीं आई है। ठीक है, मैं फिर से बनाती हूं। ये एक डॉटर सेल है इस तरह से, और ये एक डॉटर सेल है इस तरह से। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, दैट ओनली वन पार्ट ऑफ सेल वॉल, ओनली वन पार्ट ऑफ सेल वॉल, दो पार्ट है ना, एपिथीका हाइपोथीका, इज रिटेन्ड बाय ईच डॉटर सेल, बाय ईच डॉटर सेल लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसको लाइफ आगे कंटिन्यू करनी है तो इसको दूसरी वाली लेयर खुद बनानी पड़ेगी। तो ध्यान रखो, चाहे एपिथीका आए डॉटर सेल के पास, चाहे हाइपोथीका आए, अब वो एपिथीका की तरह ही बिहेव करेगी। सो ये क्या है, ओल्ड एपिथीका, जो एपिथीका की तरह ही बिहेव करेगी। और अब ये डॉटर सेल खुद हाइपोथीका सिक्रीट करेगा। तो ये क्या है, न्यू हाइपोथीका प्रोड्यूस्ड बाय डॉटर सेल। और यहां पर ये जो ओल्ड हाइपोथीका है, पेरेंट की हाइपोथीका, दिस विल एक्ट एज एपिथीका, ये एपिथीका की तरह ही बिहेव करती है। और अब ये अपनी हाइपोथीका बनाएगा, और जब ये अपनी हाइपोथीका बनाएगा तो नेचुरली वो छोटी होगी। तो अब मैं इसको वाइट बना देती हूं क्योंकि ये एपिथीका बन गई है, और इसकी हाइपोथीका थोड़ी इससे नेचुरली छोटी होनी चाहिए अंदर की तरफ, तभी तो सोप बॉक्स बनेगा। सो दिस इज न्यू हाइपोथीका प्रोड्यूस्ड, यानी प्रोड्यूस तो हाइपोथीका ही होगी। ठीक है, तो अब हम इस सेंटेंस को और कंप्लीट करते हैं। दोनों पार्ट ऑफ सेल वॉल में से दोनों डॉटर सेल के पास एक एक पार्ट गया है, एंड अदर पार्ट इज सिंथेसाइज्ड, ये बनाया जाएगा, इज सिंथेसाइज्ड बाय डॉटर सेल्स, बाय डॉटर सेल्स। और ये बात ध्यान रखना, चाहे हाइपोथीका आए वो भी एपिथीका की तरह ही काम करेगी, यानी नई तो हाइपोथीका ही बनती है दोनों में। अब देखो आप, इसका साइज और पेरेंट का साइज सेम है या बड़ा छोटा है, सेम है, क्योंकि जो जितनी बड़ी इसकी एपिथीका थी उतनी ही बड़ी इसकी है, यही आई है, तो हाइपोथीका भी उतनी है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ एपिथीका छोटी हो गई ना, यहाँ तो बड़ी थी, यहाँ हाइपोथीका एपिथीका बनी है तो छोटी हो गई है, और उसकी हाइपोथीका और छोटी हो गई। यानी इस सेल के साइज की अगर हम बात करें इस डायटम की, तो ये पेरेंट से छोटा है। फिर क्या होगा, सेम कहानी, फिर आप देख लो किसी में भी, सपोज इसकी बात करें, फिर इसमें दो डॉटर सेल बनेंगे, वही पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, उसके बाद फिर से एक के पास तो यही आ जाएगी सेम एज इट इज, और ये अपनी हाइपोथीका बना लेगा। तो ये वाली साइज तो सेम चल रही है। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूं सेम साइज एज पेरेंट, एज पेरेंट। अब क्या होगा, ये हाइपोथीका आई, ये हाइपोथीका एपिथीका की तरह काम करेगी और अपनी हाइपोथीका बनाएगी, तो ये फिर से छोटा हो गया। तो ये एक एक सेल तो सेम साइज आ रहा है, बट इधर एक एक सेल क्या है, स्मॉलर साइज का। यहां देखो आप, इसका जब डिवीजन होगा तो क्या कहानी बनेगी, अब एक के पास ये हाइपोथीका आएगी, एक के पास एपिथीका आएगी। ये इससे जो सेल बनेगा वो इसके तो बराबर होगा, बट इससे तो छोटा ही है, और इससे जो सेल बनेगा वो तो और छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये छोटी वाली हाइपोथीका एपिथीका की तरह काम करेगी और ये और छोटी हाइपोथीका सिक्रीट करेगी। यानी हर बार क्या हो रहा है, साइज छोटा होता जाएगा। ये जो प्रोसेस है, ये साइज यहां से यहां पे, साइज डिक्रीजिंग, मैं यहां पे लिखती हूं क्या हो रहा है, इस कारण से साइज डिक्रीजेस विथ जनरेशन या विथ सक्सेसिव डिवीजन।
इसे कहते हैं स्टूडेंट्स मैकडोनाल्ड, क्योंकि उन्होंने बताया था, देखा था, मैकडोनाल्ड फिट्जर लॉ। दिस इज नोन एज मैकडोनाल्ड फिट्जर लॉ। साइज रिड्यूस होता जा रहा है। अब ये तो बड़ी खतरनाक बात है, ऐसे तो सब छोटे 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 होते जाएंगे, तो फिर कैसे साइज का करेक्शन हो, कैसे हम वापस से इसी साइज के, जो इस स्पीशीज का नॉर्मल साइज है, उसके डायटम्स बनाएं, उसके डेसिमल्स बनाएं। वो करेक्शन होता है स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से दो काम होंगे, एक उसमें मियोसिस होगा, तो क्रॉसिंग ओवर होगी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा या जीन्स की मिक्सिंग होगी, और दूसरा उसमें साइज करेक्शन भी होगा। यहां पर ना तो जीन्स की मिक्सिंग हुई है, तभी तो ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और साथ में साइज छोटा होता जा रहा है। बट हाँ, बेनिफिट ये होता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट रिप्रोडक्शन होता है। सो यहां पर अब मैं लिखती हूं कि दिस साइज करेक्शन, यानी कि हम साइज को रीस्टोर करेंगे, रीस्टोरेशन प्रोसेस कहते हैं उसे। दिस साइज करेक्शन और रीस्टोरेशन इज डन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसी के तहत जाइगोट बनेगा जिसे हम ऑक्सोस्पोर कहेंगे, अभी मैं बात करूंगी। तो ये क्वेश्चन आता है, साइज करेक्शन किसके थ्रू होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। कौन सा ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें विद जनरेशन डॉटर सेल का साइज छोटा होता जाता है? डायटम्स एंड डेस्मिड्स, क्राइसोफाइट्स। और क्यों होता है? क्योंकि वो एपिथीका हाइपोथीका में से एक एक ही डॉटर सेल के पास आती है, और हर बार एपिथीका और हाइपोथीका नई एपिथीका की तरह ही बिहेव करती हैं। इज इट क्लियर? वेरी 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 इंटरेस्टिंग। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये साइज कैसे करेक्ट होता है। प्लीज नोट दिस। तो स्टूडेंट्स, यहां हमने बड़ा इंटरेस्टिंग समझा है। अब आइए देखें इसका करेक्शन कैसे होता है। इसके करेक्शन में क्या होगा, इसे हटा देते हैं हम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर दो काम करेगा, एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स, और एक साइज करेक्शन। कैसे करेगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सो नाउ आई विल टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डायटम्स। जहां पे साइज करेक्शन भी होगा और मियोसिस से गैमीट्स बनेंगे, यानी गैमेटिक मियोसिस होगा, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मिक्सिंग ऑफ जीन्स भी होगी। अब एक्चुअली ये पिन्नेट टाइप में अलग ढंग से होता है, सेंट्रिक टाइप में थोड़ा सा अलग होता है। मैं आपको दोनों तरीके का बताती हूं, पिन्नेट एंड सेंट्रिक, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। देखो, सेंट्रिक टाइप में क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि ये जितने भी डॉटर सेल्स थे, इनमें से कोई भी एक एक डॉटर सेल हम ले लेते हैं, कोई भी रैंडम हो रहा है सेक्सुअल मीटिंग। तो सपोज करो कि ये एक कोई डॉटर सेल है, ठीक है, ये इसकी हाइपोथीका है, ये हाइपोथीका है, और कोई और एक और डॉटर सेल है, कोई भी हो सकता है वो, सपोज ये डॉटर सेल है, छोटा बड़ा, इससे इसके सेम साइज का, कैसा भी हो सकता है, ये दूसरा वाला है। एक मेल की तरह बिहेव करेगा और एक फीमेल की तरह बिहेव करता है। तो जो मेल वाला है, इसमें जब मियोसिस होगा, तो मियोसिस से हम जानते हैं वन न्यूक्लियस से, आई मीन वन सेल से 4 सेल्स बनते हैं, या ये कहें कि इससे 4 गैमीट्स बनेंगे मियोसिस से। और वो कैसे गैमीट्स होंगे, यहां पर अब ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि ये प्रोड्यूस करेगा स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ का मतलब है स्पर्म्स बनेंगे, वो कैसे होंगे, स्मॉलर होंगे, इसके एग के कंपैरिजन में जो एग बनने वाला है स्मॉलर, मोटाइल, मोटाइल मतलब फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला होगा उनमें, फ्लैजिलेटेड मेल स्पर्म्स, ठीक है। और ये क्या है, ये गैमीट है, दिस इज अ गैमीट, गैमीट फॉर्मिंग है, यानी यहां पर क्या हो रहा है, गैमेटिक मियोसिस हो रहा है। और ऐसे ही सेम यहां पर भी गैमेटिक मियोसिस होगा और उससे एग बनेगा, एग। एग जो है वो जनरली 1 2 फ्यूअर इन नंबर होंगे, लार्जर होता है, लार्जर,
नॉन मोटाइल होगा, फिक्स्ड है ये, नॉन फ्लैजिलेटेड या नॉन मोटाइल होगा। और फीमेल गैमीट है ये, फीमेल गैमीट, ठीक है। गैमेटिक मियोसिस से गैमीट्स बने, यानी गैमीट्स कैसे हैं? हैप्लॉइड है। अडल्ट्स कैसे हैं? डिप्लॉइड है, ठीक है। अब इनका फ्यूजन होगा या फर्टिलाइजेशन, और जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा। गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये जो गैमीट्स बनते हैं स्टूडेंट्स, ये इस फ्रस्ट्यूल से बाहर निकल आते हैं, इस सेल वॉल से बाहर निकल आते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक स्पर्मेटोजोआ है और ये एक एग है, तो अभी इनकी सेल वॉल नहीं है, फ्रस्ट्यूल इनका नहीं है, ये बाहर निकल आए हैं। अब ये जाइगोट बनाएंगे, सपोज ये इन्होंने जाइगोट बना दिया, दिस इज अ जाइगोट। अब ये जाइगोट कैसा होगा? नेचुरली ये डिप्लॉइड होगा। अब ये जाइगोट ग्रो करेगा और ग्रो करके ये अपने चारों तरफ फ्रस्ट्यूल यानी वो सेल वॉल, सिलिकेशियस सेल वॉल, एपिथीका, हाइपोथीका बनाएगा। तो ये जाइगोट ने ग्रो किया, और जब ये ग्रो कर रहा है स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में कि ग्रोथ वाले हार्मोन को, जैसे एक ऑक्सिन्स होते हैं, ऑक्सो का मतलब ही ग्रोथ होता है लैटिन लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में। तो ये ग्रो कर रहा है, ये अपना साइज बढ़ाएगा और अपने चारों तरफ एपिथीका, हाइपोथीका को सिक्रीट करेगा। तो अब हम इसी जाइगोट को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? ये बन गया ऑक्सोस्पोर। यही जाइगोट ऑक्सोस्पोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑक्सोस्पोर भी कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा ग्रोथ के बाद। और अब ये फिर न्यू अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हो सकता है मेल हो सकता है फीमेल हो, जो भी, either of these. So this will convert into adult and it will secrete cell wall. तो अब जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा, मैं काम करती हूँ, आप लोग कंफ्यूज होंगे, वो मेल भी बन सकता है, वो फीमेल भी बन सकता है, तो इसे हम हटा देते हैं। हम तो यहीं पर न्यू इंडिविजुअल बना देते हैं। ये बन गया अडल्ट, न्यू अडल्ट में ये ग्रो कर गया, क्योंकि सिंगल सेल्ड ही तो है, प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं, भूल मत जाना। तो इसमें कोई जाइगोट सिंगल सेल से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा है। अब इसका जो साइज होता है जब ये ग्रो करता है, तो ये इतना ही ग्रो करता है जितना कि उस स्पीशीज का नॉर्मल साइज होता है। तो जो कमी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण आ गई थी साइज में, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कवर अप कर लिया गया, करेक्ट कर दिया गया। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब जाइगोट बनेगा और वो ग्रो करेगा, यानी ऑक्सोस्पोर में कन्वर्ट होगा, और उसकी जब सेल वॉल बनेगी, वो उतना ही ग्रो करता है जो उस स्पीशीज का साइज है, मैक्सिमम साइज है। सो मैं यहां लिख सकती हूं कि ग्रो अप टू मैक्सिमम साइज ऑफ स्पीशीज। तो इस तरह से हमने क्या करा है स्टूडेंट्स? हमने ये जो स्मॉलर वाले थे, इसको फिर से हमने न्यू अडल्ट में कन्वर्ट कर दिया इससे। वरना अगर सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता रहता तो सारे छोटे छोटे पता पड़ा एक दिन गायब ही हो गए। तो हमने काफी सारे जो है इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंटर करेंगे और वापस से अपने साइज को रीस्टोर कर लेंगे। तो मैं यहां लिख देती हूं, यहां पर क्या हो गया है? साइज रीस्टोरेशन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि ऑक्सोस्पोर्स किस में मिलते हैं? क्राइसोफाइट्स में। और ऑक्सोस्पोर का मतलब क्या है? ये जाइगोट ही है जो ग्रो कर रहा है, और ये डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है? ये डिप्लॉइड है, राइट। सो ऑक्सोस्पोर इज नथिंग बट जाइगोट ऑफ डायटम्स एंड डेस्मिड्स। अब पिन्नेट टाइप में क्या होता है? यहां पर ये अच्छा, ये सब कुछ कैसा है? ये गैमीट्स कैसे बने हैं? oogamous। ये कैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? oogamous। क्योंकि गैमीट्स उस तरह के हैं जो हम इसे oogamous कहेंगे। तो ये oogamous हो गया, गैमेटिक मियोसिस हो गया, और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गया। ठीक है, चलो अब सेकंड केस देखते हैं। यहां क्या होगा? पिन्नेट टाइप में इनमें भी वही सेम गैमेटिक मियोसिस होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये सभी डिप्लॉइड ही होते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही मिलती है।
तो सब में गैमेटिक मियोसिस ही होगा, लेकिन यहां पर जो गैमीट्स बनते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल बनते हैं, यानी आइसोगैमस कंडीशन देखने को मिलती है। कैसे, आइए हम समझते हैं। सो मैं यहां पर एक लाइन खींच देती हूं एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस पिन्नेट टाइप। पिन्नेट में मान लीजिए कि 2 अडल्ट्स हैं, सपोज ये 2 अडल्ट्स हैं, साइज कुछ भी हो सकता है, और एक और बना देते हैं, ये साइज में भी सेम और में भी डिफरेंट, मैं बार बार बोल रही हूं। अब ये पास पास आएंगे और पास पास आके ना इनके चारों तरफ एक स्लाइमी लेयर बन जाती है। सो कैसा सिचुएशन हो गई है, कुछ इस तरह से। एक सेकेंड, ये हाइपोथीका बना दी, अच्छा पास पास बनाना है ना, 1 मिनट, ये और पास ले आते हैं लाइक दिस। ये इसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सब हो जाएगा, और इसके चारों तरफ ये स्लाइमी लेयर म्यूसिलेट सिक्रीट हो जाता है, पास पास रहे चिपके हुए ताकि। अब इनमें भी सेम वही, ये क्या है, अडल्ट है, लेकिन इसे मेल या फीमेल नहीं बोल सकते क्योंकि बिल्कुल सेम टाइप के गैमीट्स बनाने वाले हैं ये, और ये डिप्लॉइड है, ये भी 2n है, ये भी 2n है। अब इनमें भी फिर से वही गैमेटिक मियोसिस होगा, गैमेटिक मियोसिस, सेम कहानी। तो जब इनमें भी गैमेटिक मियोसिस होगा, ये भी डिप्लॉइड है, दोनों ही डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ये पॉइंट कॉमन है, तो इसमें भी 4 गैमीट्स बनेंगे, इसके भी 4 गैमीट्स बनेंगे, ठीक है। और वो गैमीट्स जो हैं वो अमीबॉइड टाइप के गैमीट्स होते हैं, वो फिर इससे बाहर निकलेंगे फ्रस्ट्यूल से। तो सपोज इसके ये 4 गैमीट्स बने बिल्कुल सेम, और इसके भी 4 गैमीट्स बने बिल्कुल सेम, और ये चारों तरफ इनके म्यूसिलेज है। पहले ऑफ कोर्स इनमें फ्रस्ट्यूल होगा, मैं बना देती हूं, ये सेल वॉल, मतलब फ्रस्ट्यूल अब आप जानते हो, इनकी सेल वॉल को ही कहते हैं इस तरह से। और इनमें से क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, कुछ स्पीशीज में 3-3 गैमीट्स डीजनरेट कर जाते हैं, और कुछ स्पीशीज में 2-2 गैमीट्स डीजनरेट कर जाते हैं। सपोज अगर 2-2 गैमीट्स डीजनरेट करे फॉर एग्जाम्पल, तो ये डीजनरेट कर गए 2, और ये कैसे गैमीट्स बने स्टूडेंट्स, आइसोगैमीट्स। तो ये किस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आइसोगैमस। और जो बचे हैं ये पास पास आ गए हैं, ये फ्रस्ट्यूल से बाहर निकलेंगे और ये एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएंगे, फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहां पर भी गैमीट्स मियोसिस से बने हैं, यहां पर भी जेनेटिक जीन्स का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, और यहां पर भी जाइगोट बनेगा या ऑक्सोस्पोर में जो कन्वर्ट होगा, पर कितने बनेंगे, 2। तो यहां पर कितने बनेंगे, अगर तीनों डीजनरेट हो जाते तो एक ही जाइगोट बनता, 2 डीजनरेट हुए तो 2 जाइगोट बनेंगे, यानी 1 और 2 हम ऐसा लिख देते हैं। जाइगोट और जाइगोट ग्रो करके ऑक्सोस्पोर्स बनाएंगे, तो ऑक्सोस्पोर्स are formed 1 और 2, जबकि सेंट्रिक टाइप में तो फिक्स है कि 1 ही बनता है, क्योंकि 1 एग के साथ 1 स्पर्म ही मूव करके जाके उसके अंदर फर्टिलाइज करेगा। भले ही बने बहुत सारे स्पर्मेटोजोआ हैं, पर 1 स्पर्म 1 एग के साथ ही फ्यूज करके 1 ऑक्सोस्पोर 1 जाइगोट ही बनाएगा, जबकि यहां पर 1 या 2 डिपेंडिंग अपॉन स्पीशीज वो फिक्स्ड है। तो ये कैसे बन गया, 2n बन गया, और अब ये वापस से फिर वही कहानी, रिस्टोरेशन, मतलब इसकी टेंडेंसी ही है स्टूडेंट्स, ये उतना ही ग्रो करता है जो उस स्पीशीज का मैक्सिमम साइज है, और सेल वॉल सिक्रीट करेगा, और अब ये न्यू अडल्ट बना लेगा जो बिल्कुल उसी स्पीशीज की साइज का होगा। भले ही दोनों अडल्ट्स जो हैं ये दोनों भी मैक्सिमम साइज वाले थे, या एक थोड़ा छोटा एक और छोटा था, या एक सेम साइज एक छोटा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट यहां पर जो बनेगा अडल्ट वो डिप्लॉइड है और बिल्कुल ओरिजिनल साइज वाला है, ओरिजिनल साइज जो इस स्पीशीज का मैक्सिमम साइज है। तो यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है बस, इधर पे ऊगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, ऊगैमस टाइप के गैमीट्स बने हैं, गैमेटिक मियोसिस ही है, यहां भी गैमेटिक मियोसिस है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, यहां भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है।
यहाँ पे भी अडल्ट स्टेज डिप्लॉयड है, यहाँ भी अडल्ट स्टेज डिप्लॉयड है, यहाँ भी गैमीट्स हैप्लॉयड है, यहाँ भी गैमीट्स हैप्लॉयड है, बस थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। यहाँ पे oogamous कंडीशन है तो हमेशा 1 ऑक्सोस्पोर 1 जाइगोट बनेगा, और यहाँ पर क्योंकि आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो 2 जाइगोट या 1 जाइगोट या ऑक्सोस्पोर्स बनते हैं। बट इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो साइज लगातार डिमिनिश हो रहा था उसको रीस्टोर कर लिया गया, उसका करेक्शन कर लिया गया, और साथ में ऑफ कोर्स हमने देखा कि किस तरह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक एक्सचेंज भी हो गया, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन इंपॉर्टेंस होता है। तो अगर आप सब कुछ भी भूल जाओ तो बस इतना ध्यान रखना कि जो साइज रिड्यूस होता है वो डायटम्स में होता है, क्योंकि 1/2 ऑफ द सेल वॉल एक डॉटर सेल के पास जाती है, 1/2 एक के पास जाती है, अदर हाफ वो खुद बनाता है। और रिस्टोरेशन ऑफ साइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू करते हैं, और इस दौरान ऑक्सोस्पोर्स बनते हैं जो इनका जाइगोट का ही दूसरा नाम है, ग्रोइंग जाइगोट का ही दूसरा नाम ऑक्सोस्पोर है। So with this we finally complete photosynthetic protist. इसका रिप्रोडक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स। अब सब्सिक्वेंट क्लासेस में आपको बहुत मजे आने वाले हैं, क्योंकि हम बहुत सारी लाइफ साइकिल्स पढ़ेंगे, और जब हम लाइफ साइकिल को समझते हुए पढ़ते हैं स्टूडेंट्स तो बिलीव मी बहुत 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 मजे आते हैं। सो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर डीकम्पोजर प्रोटिस्ट, जो फंगस की तरह हैं, जिन्हें प्रोटिस्टिशियन फंजाई भी कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्लाइम मोल्ड्स की, और हमने पढ़ा था कि स्लाइम मोल्ड सेल्यूलर और एसेल्यूलर 2 टाइप के हैं। तो क्यों इन्हें फंजाई की तरह कहते हैं, ये रिजेंबल करते हैं, क्या ये सेल्यूलर और एसेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स, कैसे इनकी लाइफ साइकिल होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। बट येस, उसके पहले हाउ कैन आई फॉरगेट, आप इसको नोट डाउन करो, और उसके बाद आपको ट्रिक्स भी तो लिखवानी है मुझे तीनों की, प्लीज नोट दिस। तो आइए पहले हम डायनोफ्लैजिलेट्स की ट्रिक लिखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस ट्रिक में पूरी की पूरी एनसीईआरटी को हमने सिंगल ट्रिक से कवर किया है। चलिए देखते हैं। सो ट्रिक्स फॉर, पहले हम लिखते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स, अब आप लोग समझ ही गए होंगे ना इसको डायनोफ्लैजिलेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हेटेरोकॉन्ट कंडीशन है। डायो मीन्स 2 और फ्लैजिला मीन्स 2 टाइप के फ्लैजिला थे, ट्रांसवर्स फ्लैजिला और लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। चलिए हम इसकी ट्रिक लिखते हैं। ट्रिक बड़ी आसान है। ट्रिक ये है स्टूडेंट्स कि टीचर्स जो हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तो हमेशा ही टफ ग्रेडिंग करते हैं, बस यही हमारी ट्रिक है। आइए लिखते हैं। सो टफ, पर मैं टफ को कैसे लिखूंगी, टफ मैंने थोड़ी स्पेलिंग बदल दी है, टफ, ठीक है। ग्रेडिंग, टफ ग्रेडिंग किसमें, इन फिजिक्स, पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और कौन करता है, ऑफ कोर्स हमारे टीचर्स। सो टीचर में मैंने आर कैपिटल लिख दिया, फर्स्ट और लास्ट वर्ड। चलिए आइए हम इसको डिकोड करते हैं। TF मतलब 2 फ्लैजिला, तभी तो इसे कहते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला है, एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला है, राइट एंगल्स पर है, स्पिनिंग मूवमेंट, और इसीलिए इसे वर्लिंग विप प्रोटिस्ट भी कहते हैं। हो गया सब, हेटेरोकॉन कंडीशन मिलती है। चलिए अब GRD का मतलब रेड डायनोफ्लैजिलेट कौन सा है। वैसे तो स्टूडेंट जिम्नोडीनियम और मोनी नहीं, टोनी नहीं, पोनी नहीं, गोनियोलेक्स होता है, पर एनसीईआरटी में गोनियोलेक्स का एग्जाम्पल पर्टिकुलरली लिखा है तो मैं उसी का नाम यहाँ लिख देती हूँ। सो जी से गोनियोलेक्स, और गोनियोलेक्स क्या है स्टूडेंट्स, इट्स अ रेड डायनोफ्लैजिलेट। सो ग्रेडिंग का हो गया रेड डायनोफ्लैजिलेट, और यही रिस्पॉन्सिबल होगा रेड टाइड के लिए। ये रहा आर, इस आर से हमारा मतलब है रेड टाइड। ऑफ कोर्स ध्यान रखिएगा जिम्नोडीनियम भी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये लाइन मैंने लिखवाई नहीं थी, बिकॉज दे मल्टीप्लाई इन ह्यूज नंबर एंड दस दे कॉज डिसकलरेशन ऑफ वाटर। तो वो ऐड कर लेना, बहुत लार्ज नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए पानी लाल लाल हो जाता है। नाउ पी का मतलब है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं ये, फोटोसिंथेटिक यानी ऑटोट्रॉफिक है या होलोफाइटिक है, प्लांट्स की तरह अपना खाना खुद बनाते हैं। और एक और वर्ड हम टी से लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, और वो है ऑफ कोर्स अगर फोटोसिंथेटिक है तो इनमें क्या मिलेंगे, पिगमेंट्स मिलेंगे।
डायनोफ्लैजिलेट्स में मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, अल्फा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स मिलते हैं। नाउ सी का मतलब है इनकी यूनिक सेल वॉल। सो कैसी सेल वॉल है इनकी? सेल्यूलोज की बनी हुई, सो सेल्यूलोसिक सेल वॉल। और वो कैसी है स्टूडेंट्स? एकदम स्टिफ है और स्कल्पचर्ड है, प्लेट्स के फॉर्म में है, स्कल्पचर्ड। तभी हम इन्हें क्या कहते हैं? आर्मर्ड डायनोफ्लैजिलेट्स या आर्मर्ड प्रोटिस्ट भी इन्हें ही कहते हैं। आप जब ट्रिक लिखो तो जो जो पॉइंट्स मैं साथ में बोल रही हूं ना, उसे ट्रिक के साथ ही लिख लेना, तो आपका सारा डायनोफ्लैजिलेट्स एक ही पेज पे कवर हो जाएगा। नाउ एम का मतलब है दे आर मोस्टली मेराइन। मोस्टली, ऑफ कोर्स फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी होते हैं, बट मोस्टली मेराइन, हैबिटेट की बात कर रहे हैं। और टी से ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज। और टॉक्सिन्स कौन सा वाला रिलीज करता है? एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है दैट इज हमारा वही गोनियोलेक्स, जिसे हमने सैक्सी टॉक्सिन पढ़ा है। और सैक्सी टॉक्सिन जो है ये फिशेस और एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स के लिए डेंजरस है, और इवन अगर ऐसी फिशेस को इंसान कंज्यूम करे तो उन्हें पीएसपी, पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग हो जाती है, जिससे डेथ तक हो सकती है। इट इज फेटल, डेडली। सो विद अ सिंपल ट्रिक, अब आप एनसीईआरटी का पैराग्राफ पढ़ना, हर पॉइंट हमने कवर कर लिया है। प्लीज नोट दिस, देन वील टॉक अबाउट द ट्रिक फॉर डायटम्स। आइए स्टूडेंट्स, डायटम्स के लिए ट्रिक लिखते हैं। ट्रिक बड़ी आसान है। सौरभ गांगुली, ही इज अ बिग नेम इन इंडियन क्रिकेट, और सभी उनके फैंस मानते हैं कि उन्हें पीएचडी करनी थी, आगे पढ़ना था। ही कुड नॉट परस्यू हिज स्टडीज बिकॉज ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, और अब जब उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है कि उन्हें पीएचडी में डायरेक्टली एडमिशन मिल जाना चाहिए। तो बस यही हमारी ट्रिक है। सौरभ गांगुली शुड बी डायरेक्टली एंटर्ड इन पीएचडी क्लास। आइए इसको डिकोड करते हैं। एस का मतलब है सिलिका है सेल वॉल में, सिलिका इन सेल वॉल। और यही सिलिका जो है हम जानते हैं ये ट्रांसपेरेंट शेल बनाएगा। इस सेल वॉल को हम फ्रस्ट्यूल कहेंगे, और सेल वॉल इसकी दो पार्ट्स में होगी, जिसमें से एक पार्ट होगा हाइपोथीका और एक पार्ट होगा एपिथीका। तो मैं यही लिख देती हूं, ये 2 पार्ट्स में होती है। सेल वॉल इज इन 2 पार्ट्स। नाउ जी मतलब ये जो सिलिकेशियस सेल वॉल है इनडिस्ट्रक्टिबल है, और ये रफ और ग्रिटी होती है, ग्रिटी। तभी तो हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, इसको फिल्ट्रेशन में यूज करेंगे ऑयल और सिरप के, और इसको इंसुलेटर की तरह यूज करते हैं, और इसको पॉलिश की तरह यूज करते हैं। नाउ ये भी दिया हुआ है फिल्ट्रेशन और पॉलिशिंग वाला पॉइंट, तो आप उसको यहीं पर ऐड कर लेना। नाउ शुड बी का मतलब सोप बॉक्स की तरह इसकी सेल वॉल है। ये जो पॉइंट है, सेल वॉल इज इन 2 पार्ट्स, इट रिजेंबल्स सोप बॉक्स। नाउ डी मतलब ये क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? डाई एटोमेशियस अर्थ, डी और अर्थ का ई, जिसे डाई एटोमाइट भी बोलते हैं, क्योंकि सिलिका शेल इनडिस्ट्रक्टिबल है। और यहां आप लिख सकते हो कि ये फिल्ट्रेशन और पॉलिशिंग और इंसुलेटर की तरह भी यूज होते हैं। हम 2 पॉइंट्स लिख रहे हैं जो एनसीईआरटी के हैं। नाउ पी मतलब अगेन वही कहानी, ये कैसे है? फोटोसिंथेटिक है, 50% फोटोसिंथेसिस यही करते हैं बायोस्फीयर का, और दूसरे पी से हो जाएगा, ऑफ कोर्स इनमें भी पिगमेंट्स हैं। इनमें डायनोफ्लैजिलेट्स की तरह क्लोरोफिल ए है, सी है, ज़ैंथोफिल्स है, हालांकि वो अलग टाइप के हैं, और बीटा कैरोटीन है, वहां पर अल्फा कैरोटीन है। नाउ एच मतलब इनका हैबिटेट, और हैबिटेट इनका कैसा होता है स्टूडेंट्स? ये लैंड पे भी मिलते हैं, वाटर में भी मिलते हैं, और वाटर में ये सभी तरह के वाटर में मिलते हैं, यानी मेरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर। मोस्टली तो एक्वाटिक ही है, ये आपको यही पढ़ाया है मैंने। अभी डी बच गया है, इस डी से हम लिख लेते हैं कि इसमें क्या आते हैं। ये एक्चुअली क्राइसोफाइटा का ट्रिक है, तो इसमें डाई एटम्स अकेले नहीं आएंगे, डेस्मिड्स भी आते हैं, डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी बोलते हैं, ध्यान रखना। नाउ सी का मतलब है स्टूडेंट्स दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस। 50% यही खाना प्रोड्यूस करते हैं ओशियन, पूरी ओशियन के एक्वाटिक लाइफ के लिए, सभी एनिमल, सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए, और फिर जब वो मरेंगे तो वो फंगस वगैरह सबके लिए। इसके अलावा हम जानते हैं कि ये इनमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, वो सब कुछ हम जानते हैं। सो दिस इज द ट्रिक जिसमें हम एनसीईआरटी का पूरा क्राइसोफाइटा को कवर करते हैं। प्लीज नोट दिस। अच्छा, ये समझ गए ना आप डाई एटम्स क्यों बोल रहे हैं? डाई मीन्स 2। ये जो सोप बॉक्स
दो लेयर्स में सेल वॉल है, इसीलिए इसको डायटम्स बोलते हैं. प्लीज नोट दिस. नाउ स्टूडेंट्स, हालांकि यूग्लिनॉइड्स मैं आपको एनिमल किंगडम में पढ़ाऊंगी, वहां भी मैं बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ उसके और कैरेक्टर्स जो भी हैं सारे, उन सबको इंक्लूड करते हुए ट्रिक्स लिखवाऊंगी, समझाऊंगी. बट अभी जो एनसीईआरटी का पोर्शन है उसे हम कवर कर लेंगे. और वो ट्रिक बड़ी आसान है. ऐश्वर्या राय हैरी पॉटर की बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर BFF है और वो इस समय पर कोई गेम खेल रही है. सो हैरी पॉटर्स बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर ऐश इज प्लेइंग. आइए इसको डिकोड करते हैं. H मतलब हैबिटेट. क्या है इनका हैबिटेट? कई बार क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स. मेनली फ्रेश वाटर में रहते हैं ये, और ठहरा हुआ पानी यानी स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर, और इसके अलावा डैम्प सॉइल, गीली नमी वाली मिट्टी में भी मिलते हैं. नाउ P का मतलब है इनमें सेल वॉल एब्सेंट है. इनकी आउटर मोस्ट कवरिंग फ्लेक्सिबल प्रोटीन की बनी है जिसे पेलिकल कहते हैं. मैं लिख देती हूं सेल वॉल एब्सेंट है. ये कैरेक्टर है जो एनिमल से मिलता है. नाउ BF का मतलब बॉडी इज फ्लेक्सिबल. इसी पेलिकल के कारण बॉडी इज फ्लेक्सिबल. BF बेस्ट फ्रेंड, बॉडी फ्लेक्सिबल. फॉरएवर F का मतलब है स्टूडेंट्स फ्लैजिला. इसमें 2 फ्लैजिला मिलते हैं जिसमें से लॉन्गर वाला ही एक्टिव होता है, और लोकोमोशन फ्लैजिला के थ्रू भी होता है और पेलिकल के थ्रू भी होता है, यानी मेटाबॉली भी होती है. हम पढ़ेंगे, सब डिटेल में समझाऊंगी आपको. ना ऐश का मतलब है एब्सेंस ऑफ सनलाइट. A मीन्स एब्सेंस ऑफ S मीन्स सनलाइट. जब सनलाइट की एब्सेंस है तो ये कैसे है? H मतलब हेटेरोट्रॉफिक है. ये बन गया ऐश, हेटेरोट्रॉफिक. और आप समझ ही गए होंगे P से मतलब क्या है? P से मतलब इनमें पिगमेंट्स मिलते हैं, और अगर पिगमेंट्स मिलते हैं यानी कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बना सकते हैं, यानी कि P से हो गया फोटोसिंथेटिक. ऑफ कोर्स जब सनलाइट प्रेजेंस है तभी तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स है. और P से हमने हर जगह जहां भी फोटोसिंथेसिस लिखा है तीनों ग्रुप्स में, वहां पिगमेंट्स भी लिख लिए हैं. यहां पे ध्यान रखना, ज़ैंथोफिल्स हैं, क्लोरोफिल A है डायटम डायनोफ्लैजिलेट्स की तरह, बट क्लोरोफिल B भी है जो हायर प्लांट्स की तरह है. सो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो विद दिस वी कंप्लीट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट. नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्लाइम मोल्ड्स को. बहुत इंटरेस्टिंग है. होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.